healthy, wealthy. Healthy garden, healthy crop, healthy diet and healthy walk. Yoga, fitness, aerobics, viewpoints or healthy tips. और है जो लोग खास शेयर करेंगे हेल्थ के राज। सब कुछ होगा हेल्दी 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 वेल्दी हेल्दी वेल्दी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो हेल्दी वेल्दी में। मैं हूं अंजू निर्वाण और आज हम बात करेंगे थायराइड कैंसर की। जी हाँ, थायराइड कैंसर जो कि ज़्यादातर 30 से 40 उम्र के बाद दिखाई देता है, लेकिन थायराइड कैंसर के शिकार ज़्यादातर तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे ये जानना बेहद ज़रूरी है कि थायराइड कैंसर पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं को ज़्यादा होता है, लेकिन अब ये जानना ज़रूरी है कि आखिर थायराइड कैंसर है क्या। थायराइड कैंसर यानी कि थायराइड ग्लैंड्स का असामान्य विकास। थायराइड ग्लैंड्स थायराइड हार्मोन्स बनाते हैं जिसके लिए ज़रूरत होती है आयोडीन की। बताएंगे इस बारे में बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे आज के स्पेशल योगासन। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रहें, दीर्घायु कैसे बने। तो स्वस्थ और दीर्घायु बनने के लिए कैप्सूल और विटामिन और यह हुआ करने से कुछ नहीं होता। जंगलों में बहुत लोग रहते थे, पतंजलि कोई कैप्सूल नहीं खाते थे, कभी ईसीजी नहीं कराते थे। आज भी बहुत लोग रहते हैं जंगलों में, लेकिन वह प्राण वायु का संग्रह जरूर करते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अपनी सांस क्रिया को स्वस्थ बना लो। जितनी गहरी सांस होगी हमारे शरीर में उतनी प्राण ऊर्जा इकट्ठी होती चली जाएगी। प्राण ऊर्जा की कमी से व्यक्ति कमजोर हो जाता है, उचाट हो जाता है मन, उसको किसी काम में मन नहीं लगता, शरीर पीला हो जाता है, आंख से रोशनी कम होने लगती है। प्राण ऊर्जा की कमी है और इसी को बढ़ाने की जरूरत है। उसी को जब हम सांस लेते हैं तो जिस प्रकार हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें 3 नस निकलती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो यह तो हार्मोन को नियंत्रित करती है। फिर हार्मोन के संबंध में हम लोग कभी जानेंगे जब हमारे शरीर में हार्मोन क्या क्या करता है। यह सब हमारे योग की बात है। यहाँ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सांस जब हम लेते हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए हमारे मस्तिष्क में एक यंत्र लगा हुआ है जिसको कहते हैं कूर्म नाड़ी। उसका नाम है कूर्म नाड़ी। वह उसको बैलेंस करता है किस पार्ट को कितना प्राणवायु देना चाहिए। और इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि विपස්සना क्रिया करो। विपස්සना क्रिया का मतलब केवल है कि फॉरगेटफुलनेस तुम्हारे लाइफ में हो जाए। Forget everything what is happening around you, don't remember it। उसी को बुद्ध कहते हैं आनापान सती। आनापान सती मतलब है कि जितनी सांस हमारी जा रही है ऊपर वह तुम्हारे प्राण है, केवल हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, प्राण तत्व की कमी हो रही है, हम बीमार पड़ते हैं, प्राण तत्व की कमी हो रही है। सारा खेल उसी का। इसीलिए मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूं मित्रों से कि आप अपनी सांस क्रिया को इतना स्वस्थ कर लें, इतना लंबा सांस खींचें। आजकल हम लोग 50% सांस लेते हैं, आधी आधी सांस लेते हैं, तो जिससे ऑक्सीजन भीतर प्रवेश नहीं करता। कितनी दूर तक उसको सर्किल बनाना पड़ता है। हम जब सांस लेते हैं तो न्यूरॉन्स को भी वो एनर्जी देती है, मांसपेशियों को एनर्जी देती है। हमने अपने शरीर को चारों तरफ से बंद कर लिया है। हमारी शरीर में जितनी भी जितने रोए हैं, अब आप अंदाज करें नाक में रोए हैं, हमारे नाक में, कान में, अब कान में लगभग 30,500 रोए हैं। यह सब सिग्नल है जो खींच रहा है। लगभग 20 लाख रोए शरीर में है।
तो इस तरह सिग्नल है हमारे शरीर में सब, जो बाहर से ऊर्जा प्रवेश करती है शरीर में। हमने कपड़ा पहनकर इतने मोटे कपड़ा पहन लेते हैं जिससे शरीर को सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो ये रुओं में प्राण ऊर्जा नहीं जाता है तो शरीर पीला हो जाता है, कमजोरी आ जाती है और आदमी रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो थोड़ा प्रकृति के खुले प्रांगण में नाचें, गाएं, चांदनी रात में खेलें और प्राण ऊर्जा को बढ़ाएं। योगासन आपकी हेल्थ से जुड़ी कई बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। ठीक वैसे ही अगर आपको थायराइड कैंसर है तो आपको गले से जुड़े आसन करने चाहिए। इसके अलावा आप प्राणायाम करके भी थायराइड कैंसर में लाभ ले सकते हैं। और अब चलते हैं जिम और जानते हैं आज के स्पेशल वर्कआउट। हाय एवरीवन, वेलकम टू हेल्दी वेल्दी। आई एम सुमित मलिक फ्रॉम फ्लूइड फिटनेस। आज हम बात कर रहे हैं फिटनेस की। जब हम बात करते हैं फिटनेस की, हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात आती है फिटनेस को लेके कि हमको जिम जाना है, जिम जाके हमको वेट लिफ्टिंग करनी है। लेकिन दिस इज़ अ मिथ। जब हम एक्चुअल में बात करते हैं फिटनेस की, हम बात करते हैं प्रॉपर कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ की प्लस वेट लिफ्टिंग की। फिटनेस के काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं आजकल, जिसमें से योगा एक है, मिक्स मार्शल आर्ट एक है, यू प्ले एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, दैट इज़ ऑल्सो अ फिटनेस। So basically what the funda is to burn your muscle and you make them to stay strong, to stay fit. जब हम फिटनेस में आते हैं, हम देख रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ के लिए लोग कर रहे हैं ट्रेडमिल। वी हैव क्रॉस ट्रेन है। कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ जब मैं बार बार बोल रहा हूँ, विच मीन्स इज वंस यू बर्न मोर मसल्स for fitness, you gain more muscles. By doing any kind of cardiovascular activities, you increase your heart rate, plus you gain total fitness. Now, when we talk about fitness, cardiovascular activity is just one aspect of them. Weight lifting is another one, जो कि जब आप कोई भी बंदा जिम में आता है, जिम में आने के बाद ही आप वेट उठा सकते हैं। A normal person who lives at home, who have a normal lifestyle, 9 to 5 kind of job, he cannot burn that kind of muscle which he or she should be. फिट रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका रेगुलर होना। अगर आप रेगुलर जिम में आ रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर डाइट फॉलो कर रहे हैं, सो बेसिकली यू ऑल सेट फॉर अ गुड हेल्दी फिट लाइफस्टाइल। सो फिटनेस इज़ टुडे इन एनवायरनमेंट इज़ ए लाइफस्टाइल। आप सिर्फ एक एस्पेक्ट पे फोकस नहीं कर सकते, आपको कई तरह के एस्पेक्ट फॉलो करने पड़ेंगे फिटनेस के लिए, जिसमें से एक्सरसाइज इज़ द प्राइमरी, डाइट इज़ द सेकेंडरी। नाउ थर्ड थिंग इज़ योर पैशन, हाउ पैशनेट यू आर फॉर योर फिटनेस। भले ही आप किसी भी बीमारी के शिकार क्यों ना हो, लेकिन जिम में एक्सरसाइज करने से आप एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ें। साइकिलिंग, इसके अलावा वॉक भी एक अच्छा फिटनेस ऑप्शन है। दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि थायराइड टिश्यू 4 ग्लैंड से मिलकर बने होते हैं। ये थायराइड ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड्स की अगर सर्जरी की गई है तो सर्जन को सावधानी पूर्वक और इन ग्लैंड्स को नुकसान पहुंचाए बिना ऑपरेशन करना होगा, अदरवाइज आपकी गले की आवाज़ भी खराब हो सकती है। थायराइड कैंसर में और कैसे बरतें सावधानी, कैसे करवाएं अपना इलाज, जानने के लिए चलते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के पास। देखिए, सर्वाइकल कैंसर का जो सबसे बड़ा ताल्लुक़ है वो आमतौर पे ज़्यादातर कैंसर जो हैं लीवर की तरफ चले जाते हैं और इन बहुत रेयर केसेस में ब्रेन में भी चले जाते हैं वो।
अनलाइक ब्रेस्ट कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पर बोन्स में चला जाता है, तो सर्वाइकल कैंसर का जो मेन स्प्रेड है वो उसके वेसिनिटी में या लिवर में सबसे ज़्यादा उसका असर होता है। देखिए आमतौर पे ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो है डिसाइड करते हैं इसको कि कितना बड़ा और कैसा एरिया उसका निकाला जाए, और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जो है जो सर्जरी कर रहे हैं उस वक्त वो डिसाइड कर देते हैं कि भाई कितना बड़ा एरिया है, कहाँ तक है। अगर वो बहुत ही छोटे एरिया में अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ, जैसे मैंने पहले कहा कि अर्ली डिटेक्शन इज़ द की, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो, क्योंकि उससे कम डैमेज होता है, कम से कम चीज़ जो है रिमूव करी जाएगी। लेकिन अगर वो फैल गया है तो फिर उसमें सिर्फ सर्जरी करने से भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो कैंसर दूसरी जगहों पे चला गया है। सर्जरी भी कर लें अगर लोकल एरिया की, उसके बाद भी कैंसर जो है दूसरे ऑर्गन्स में या दूसरे सिस्टम्स में चला गया और वहाँ वो फैल गया है और वहाँ ग्रो हो सकती हैं वो कैंसर सेल्स। देखिए HPV जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। ये अगर उसके क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ये एक डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, जो कि बहुत ही स्टेबल वायरस होता है, वो आसानी से म्यूटेट नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि DNA डबल स्ट्रैंडेड होने की वजह से इसमें म्यूटेशन के चांसेस बड़े कम होते हैं, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो बाकी वायरसेस हैं, जो RNA के वायरसेस हैं, वो बहुत जल्दी म्यूटेट होते हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है उनके अगेंस्ट दवा बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो मुस्तकिल चेंज होते रहते हैं। HPV वायरस के ख़िलाफ़ दवा बनाना आसान है, लेकिन कमाल की चीज़ यह है कि अभी तक HPV वायरस के ख़िलाफ़ कोई दवा नहीं है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि जो पर्टिकुलरली उस वायरस को क्लियर कर सके या उस वायरस को मार सके। एक और चीज़ जो है समझनी बहुत ज़रूरी है HPV वायरस की, वो ये कि ये एक किस्म का वायरस नहीं है, इसके 100 से भी ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जिनको सीरोटाइप्स बोलते हैं। उन सब में से तकरीबन 14 या 15 वैरायटी ऐसी हैं जो कैंसर कर देती हैं, बाकी वैरायटी जो हैं वो वेरुलेंट नहीं है, इसका मतलब वो कैंसर नहीं दे सकती हैं। तो ये समझना कि कौन सी वैरायटी है, कौन सी वैरायटी कैंसर दे रही है, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि जो टेस्ट करवाएं सर्विकल कैंसर का, उसमें ये देखने के लिए कि उनमें वायरस है या नहीं, उसमें ये भी देखना चाहिए कि कौन सा वायरस है वो। अगर ऐसा वायरस है वो जो कैंसर नहीं देता है तो उनमें फ़िक्र की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको जो है चांसेस ये हैं कि उनको सर्विकल कैंसर नहीं होगा। लेकिन कुछ जो 14-15 जो वैरायटीज़ हैं जो हाईली वेरुलेंट हैं, उसकी वजह से अगर कैंसर हो तो उन लोगों को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, उनको बहुत रेगुलरली अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए और अपना टेस्ट करवाने चाहिए। और उसकी वजह ये है कि जल्दी से जल्दी अगर वो कैंसर में तब्दील होता है तो उसको पकड़ लें और उसका इलाज हो जाए। सर्विकल कैंसर की जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके वायरस का पता लगना चाहिए कि उन लोगों में वायरस है या नहीं। और उसके वायरस के पता लगाने के लिए जो टेस्ट होता है वो बहुत ही आसान टेस्ट है, बड़ा सिंपल टेस्ट है, और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, और बहुत सारी लैब्स जो हैं यहाँ इंडिया में उस टेस्ट को कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम लोग वो ये कि अभी तक जो टेस्ट है वो सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और वो टेस्ट बहुत इन्वेसिव टेस्ट है, क्योंकि वो डीप उनके वजाना के थ्रू जो है जाना पड़ता है सर्वैक्स मून सेल्स को कलेक्ट करने के लिए। अगर इस टेस्ट को बढ़ा के हम बाकी डॉक्टर्स तक भी ले जाएं, या हम इस टेस्ट को इतना सिंपल बना दें कि पेशेंट अपना सैंपल खुद कलेक्ट कर ले, तो इसका असर बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा। और ऐसे 2-3 टेस्ट अभी मार्केट में आ रहे हैं जो मेरी नॉलेज के हिसाब से, जो रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश हो रही हैं उनके हिसाब से एक बड़े सिंपल टेस्ट आ रहे हैं जो किसी भी डॉक्टर के यहाँ हो सकते हैं, उसमें गायनेकोलॉजिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वो बल्कि इतने सिंपल हैं कि पेशेंट खुद अपना सैंपल कलेक्ट करके डॉक्टर को दे सकता है, और वो टेस्ट उनके ऊपर हो सकता है, उनको पता लग सकता है कि HPV उनको है या नहीं है। इंडिया में अभी जो प्रैक्टिस है, जो गाइडलाइंस हैं गायनेकोलॉजिस्ट की, उसके हिसाब से सबसे पहले वो पेप स्मीयर टेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो है वो पेप स्मीयर की बजाय समटाइम वो LBC करते हैं, जिसको लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कहते हैं। और फिर उसके बाद कहीं 3rd या 4th स्टेज पे जाके वो जो है HPV का इन्फेक्शन करते हैं। असल में तो होना ही चाहिए कि सबसे पहले HPV का टेस्ट होना चाहिए। दुनिया की बाकी कंट्रीज़ में ये प्रैक्टिस चेंज हो रही है, हिंदुस्तान में भी ये हो रही है कि हम लोग पहले HPV नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे आसान चीज़ ये है कि अगर HPV नहीं होगा
तो सेल्स भी डिफॉर्म नहीं होंगे, तो उन सेल्स को देखने की ज़रूरत क्या है। और अगर एचपीवी है तो सेल्स अगर डिफॉर्म नहीं भी हुए तब भी कैंसर होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये एचपीवी का टेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तक इंडिया में कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई है, क्योंकि इतने कम लोग इस टेस्ट को करवा रहे हैं, कि ये वायरस जो है ये लोअर क्लास में या हाई क्लास में या मिडिल क्लास में है, ये साउथ में है या नॉर्थ में है, या यंग में है या ओल्ड में है, ये 40 ईयर्स में ज़्यादा है या 50 ईयर्स में ज़्यादा है। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि हमको ये भी नहीं मालूम है कि क्या वो वायरस है जो कैंसर पैदा कर रहा है हिंदुस्तान में, जिसके लिए वैक्सीन बना है। तो अगर हम इस वायरस के बारे में इतना भी नहीं जानते हैं, हम ये भी नहीं मालूम है हमें कि कौन सा वायरस है, किस स्ट्रेटा में हो रहा है, कि लोअर लोगों में हो रहा है या हाई क्लास में हो रहा है या साउथ में हो रहा है या नॉर्थ में हो रहा है या नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, तो ये इस टेस्ट का इसलिए भी होना बहुत ज़रूरी है ताकि इससे पता लग जाए और उसके हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटजी तैयार करे और उस हिसाब से डॉक्टर्स भी उनका ट्रीटमेंट शुरू करें और वहाँ फोकस करें और रिसोर्सेज को डाइवर्ट करें कि जहाँ पर ये वायरस सबसे ज़्यादा है, जहाँ ये सबसे ज़्यादा बीमारी हो रही है, उस जगह पर गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हों, उस जगह वैक्सीनेशन ज़्यादा हो, मुकाबले इसके कि उन जगहों पर जहाँ ये वायरस नहीं हुआ है और या वहाँ डिजीज़ें नहीं हो रही हैं, वहाँ उन रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, तो उनको डाइवर्ट करके फोकस करा जा सकता है, उनको कॉन्सेंट्रेट करा जा सकता है, उनको बेटर यूटिलाइज करा जा सकता है। थायराइड कैंसर के लक्षण जानना भी बेहद जरूरी है। इसमें पेशेंट की गर्दन में गांठ रहती है, गर्दन में दर्द रहता है जिसका असर कानों तक महसूस होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और आवाज में भारीपन रहता है। इसके अलावा खाना निगलने में भी तकलीफ होती है। ऐसे पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, जानने के लिए चलते हैं हमारे डाइटिशियन के पास। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेल्दी वेल्दी में आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं में होने वाले कैंसर की। आज की तारीख में भारत दुनिया के हाईएस्ट कैंसर रेटेड देशों में एक हो गया है। हम बात करें अगर महिलाओं को होने वाले कैंसर की, तो हमारे यहाँ महिलाओं के प्रति स्वास्थ्य जागरूकता बहुत ही कम है। महिलाओं में होने वाले कैंसर सर्विक्स यानी गर्भाशय का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, ऑसोफेगस यानी आहार नलिका के कैंसर काफ़ी आम हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि WHO के अनुसार भारत में हर साल लगभग 7 लाख मौतें कैंसर के कारण हो रही हैं और हर साल कैंसर के 10 लाख नए मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो अब हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या वजह है कि आखिर कैंसर इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। कैंसर के ज़्यादातर मामले जब तक डायग्नोस होते हैं तब तक वो काफ़ी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं। तो कैंसर में ट्रीटमेंट्स लेने से कहीं ज़्यादा प्रिवेंशन की ज़रूरत है। हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैंसर के क्या क्या रीज़न्स हैं और हम उनसे किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। अगर कैंसर की बात करें तो हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके, अपने खान पान में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करके जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता कैंसर के लिए बढ़ाएं, उससे हम 50% तक कैंसर के रिस्क से बच सकते हैं। कैंसर के लिए जिम्मेदार कार्सिनोजेंस के एक्सपोजर से हमें बचना चाहिए। कार्सिनोजेंस हमें देर तक सनरेज में रहने की वजह से, खाने में फ़ैट की अधिक मात्रा की वजह से, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स जो हमारे रोज़मर्रा के खाने के द्वारा हमारे अंदर जा रहा है, उन सब की वजह से भी होता है। हमें इन सारी चीज़ों से बचना होगा। कैंसर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अपने खान पान में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उससे हम काफ़ी हद तक, यहाँ तक कि 50% तक इस रिस्क को कम कर सकते हैं। खाने में हाई शुगर वाली चीज़ों से परहेज करें। ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहार को अपने खाने में शामिल करें, जैसा कि विभिन्न तरह की सब्जियाँ, फल, साबुत अनाज आदि। छिलके वाले अनाज
ये इन चीज़ों को हम अपने खाने में शामिल करें, उससे हमें अच्छा फाइबर मिलेगा। सब्जियों से हमें अच्छा प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जिससे हमारा शरीर अपने आप कैंसर से लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स को लेकर के इम्यून सिस्टम उससे स्ट्रांग होगा हमारा। फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और शरीर में हमारे प्रचुर मात्रा में हमें रोज़ 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए अपने शरीर के टॉक्सिक्स को निकालने के लिए। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा कैंसर आप कोई भी एक विशेष तरह की चीज़ों को खाने में शामिल करके आप उससे प्रिवेंट नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपको मल्टी लेवलिंग न्यूट्रिएंट्स अपने खाने में रोज़ शामिल करनी होगी। वेजिटेबल, फ्रूट्स, बीन्स, होल ग्रेन्स, इन सारी चीज़ों को आप रोज़ाना अपने डाइट में शामिल कीजिए। और स्पेशली महिलाओं के लिए ये बात है, क्योंकि भारत में महिलाओं का जो भी खान पान है या जागरूकता का स्तर है वो बहुत ही कम है स्वास्थ्य के मामले में। इस लिहाज से हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें इन चीज़ों के बारे में अवेयर करें और महिलाओं में होने वाले तमाम तरह के कैंसर से उन्हें बचाने में उनकी मदद करें। थैंक यू। थायराइड कैंसर से बचाव का सबसे सही तरीका है सर्जरी। सर्जरी के बाद पेशेंट को ओरल थायराइड हार्मोन की दवाएं लेनी चाहिए। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी भी कैंसर के टिश्यूज को खत्म करने में मदद करता है। थायराइड कैंसर से बचने के लिए पेशेंट को तंबाकू, सिगरेट और शराब का सेवन छोड़ देना चाहिए। अपनी डेली डाइट में विटामिन डी से युक्त भोजन लेना चाहिए, जैसे कि मछली, दूध, अंडा और मशरूम। इनका सेवन करें। इसके अलावा ऐसे फूड सप्लीमेंट भी ले सकते हैं जिसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा पाया जाता हो। इसके अलावा डॉक्टर के परामर्श पर ही अपना उपचार करवाएं। दोस्तों, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी थायराइड कैंसर है तो आपके लिए इसकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए आपको बीच बीच में समय रहते जांच करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा रेडिएशन के संपर्क में भी अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा हैं तो भी थायराइड कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके लिए। इसलिए इस तरह के माहौल से बचें और समय रहते खुद की जांच करवाएं। फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली थायराइड कैंसर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, इसलिए इनका सेवन करने से आपको खुद को बचाना चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 से 40 हो चुकी है तो वक्त रहते अपना चेकअप जरूर करवाएं। और अगर एक टेस्ट में आपके लिए ये रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती तो भी हर साल चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आप खुद को रख सकेंगे हेल्दी वेल्दी। हमारे आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके कोई भी सुझाव हैं, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthywealthy@gmail.com। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Healthy garden, healthy crop, healthy diet and healthy walk. Yoga, fitness, aerobics, viewpoints और healthy tips और है जो लोग खास शेयर करेंगे हेल्थ के राज। सब कुछ होगा हेल्दी 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 वेल्दी हेल्दी वेल्दी।